स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस अड्डा पर। देखिए बेटा, आज मैं आपको जो टॉपिक लेने चाह रहा हूं जनरल साइंस का, वो है प्रकाश। काफी स्टूडेंट की डिमांड आई कि सर हम प्रकाश को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। उसके पीछे कारण है क्योंकि हम वास्तव में डीपली पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रकाश से जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमसे रह जाते हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं वो हमसे रह जाती हैं, और जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आता है लाइट से वो उन्हीं बारीकियों से उठकर आता है। आज मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो से पूरा लाइट चैप्टर पढ़ लिया तो आप लाइट का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं क्योंकि एक बात और ध्यान देना कि मैं आज जो भी आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाऊंगा उसकी प्रत्येक लाइन से किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बहुत ध्यान से सुने और देखें। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। ध्यान दें, आपने कई सारी ऊर्जाओं के बारे में सुन रखा है, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ऐसे ही प्रकाश भी एक ऊर्जा है जो कि विकिरण के रूप में चलता है, यानी कि ये एक विकिरण ऊर्जा है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्वयं तो अदृश्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश खुद नहीं दिखता बल्कि दूसरों को दिखाता है, यानी कि ये स्वयं तो कैसा है बेटा, अदृश्य, लेकिन अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करता है। ये बात है इसकी इंपॉर्टेंट कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है लेकिन अन्य वस्तुओं को क्या करता है, ये दृश्यमान करता है। तो डेफिनेशन क्या निकली कि आखिर प्रकाश, यहां से प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो विकिरण के रूप में चलता है और जो स्वयं अदृश्य होता है परंतु अन्य वस्तुओं को ये क्या करता है, दृश्यमान करता है। सर ये अन्य वस्तुओं को दृश्यमान कैसे कर देता है, ध्यान से देखिए। मान के चलो ये कोई वस्तु है, ये आपकी वस्तु रखी हुई है और आप यहां खड़े हुए हैं, आपकी आंख यहां है, ये आपकी आंख है भैया। अब क्या होता है, जैसे ही इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, ये प्रकाश आया, अब ये वस्तु इस प्रकाश को परावर्तित करेगी, लौटा देगी, और परावर्तित प्रकाश आपकी आंख तक पहुंचेगा। ये क्या है, परावर्तित प्रकाश। अगर इस वस्तु ने प्रकाश को परावर्तित कर दिया तब तो यह वस्तु दिखेगी, और यदि इस वस्तु ने प्रकाश को परावर्तित नहीं किया तो यह वस्तु नहीं दिखेगी। जैसे मैंने कहा, मान के चलो, देखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, अगर यह वस्तु लाल रंग की है और इस पर मैं केवल लाल प्रकाश ही डालूं, लाल रंग की वस्तु पर केवल लाल प्रकाश डालूं, तो क्या वो वस्तु हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। सर प्रकाश तो डाल रहा है, क्यों? क्योंकि वो वस्तु उस लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाती बल्कि उस लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। वस्तु जिस रंग की है उसी रंग के प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, इसलिए वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती।
देखिए एक बार एक ये प्रश्न आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न देखा है, हरे रंग की घास हरी क्यों दिखाई देती है? तो बहुत आसान सा है, क्यों? अगर ये घास है और इस पर आपने प्रकाश डाला, प्रकाश भी कैसा डाला? श्वेत, अभी बताऊंगा इसकी पूरी, अभी तो केवल एक सामान्य बात करें, श्वेत प्रकाश डाला। अब आपको पता है श्वेत प्रकाश में 7 रंग है कि नहीं? अब क्या होता है, उन 7 रंगों में से ये जो घास है वो केवल हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। कैसे रंग के प्रकाश को? हरे रंग के प्रकाश को। और हरा रंग आपकी आंखों तक पहुंच जाता है, ये आपकी आंख है। तो आपके पास रंग कौन सा आ रहा है? घास से परावर्तित होके हरा रंग। तो आपको घास कैसी दिखेगी? हरी दिखेगी। अगर ये लाल रंग परावर्तित होके आता तो आपको लाल दिखती। तो जिस रंग का प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर आपकी आंख तक पहुंचता है तो वो वस्तु उसी रंग की आपको दिखाई देने लग जाती है। तो अब आप मेरे ख्याल से उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि हरे रंग की घास हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है और वो परावर्तित प्रकाश आपकी आंख तक पहुंच जाता है। एक ये प्रश्न आ गया कि यदि किसी वस्तु पर उसी रंग का प्रकाश डाला जाए जिस रंग की वो खुद है तो वस्तु आपको दिखाई देगी या नहीं? तो आप कहेंगे नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि वो उस रंग के प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। तो ध्यान रखना, हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा था कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करता है। अब बात आती है इसकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति, ध्यान दें। देखिए बेटा, प्रकाश की प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, कई मत दिए गए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया हाइगन, उसने कहा कि सर प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? तरंग। प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो तरंगों के रूप में संचरण करता है। आपने तरंग संचरण देखा है, तरंग कैसे चलती है? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से वो तरंग संचरित होती जाती है। तो हाइगर ने क्या कहा था कि सर प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति की होती है। और यहां से भी प्रश्न आ जाता, मैंने क्या कहा था, आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा प्रकाश से वहां से प्रश्न बना है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव और हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप देखिए हाइगर ने तरंग प्रकृति, प्रश्न ऐसे आया था, ऐसे प्रकाश की कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाती हैं? अब देखना, कुछ घटनाएं हैं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये वो घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं। अर्थात प्रकाश का व्यतिकरण तभी होगा जब उसको क्या माना जाए? तरंग। विवर्तन तभी होगा जब उसको तरंग माना जाए। ध्रुवण तभी होगा जब उसको तरंग माना जाए। अर्थात प्रकाश तरंग है, इसकी पुष्टि करता है कौन? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ऐसे प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी प्रकाशीय घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं करती? और आपको ऑप्शन में ये आ जाए, नंबर ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवण और एक और डी दे दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण तो तरंग प्रकृति की व्याख्या करती हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्यों? क्योंकि दूसरा साइंटिस्ट बना हमारा प्लांक। प्लांक ने कहा नहीं भैया, हाइगन गलत कहता है।
प्रकाश तरंग के रूप में संचरण नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में संचरित होता है। और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया था? फोटोन। तो वो कह रहा है, प्लांक क्या कह रहा था? प्लांक ने कहा कि जो प्रकाश है जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, संचरित होता है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं, और उन छोटे छोटे पैकेटों को हम क्या कहते हैं? फोटोन। और इसके अनुसार वो किस प्रकृति की व्याख्या कर रहा है? कणीय प्रकृति की। तो प्लांक प्रकाश की कणीय प्रकृति को समझाता है। कैसा? प्लांक क्या कहता है? नहीं साहब, प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं होती, बल्कि कौन सी प्रकृति होती है? कणीय प्रकृति होती है। प्लांक से कहा कि भैया हाइगन तो हमें बता के गया यह तरंग प्रकृति होती है, और उसने समझाया भी। देख लो, व्यतिकरण को देख लो, तरंग प्रकृति है कि नहीं, विवर्तन को देख लो, तरंग प्रकृति है कि नहीं, ध्रुवण को देख लो, तरंग प्रकृति है कि नहीं। अब तू बता, कणीय प्रकृति पर कौन सी प्रकाशीय घटना है? तो उसने कहा बिल्कुल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। ये दो ही एग्जाम्पल प्रश्न के रूप में अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि उन प्रकाशीय घटनाओं के नाम बताओ, या उन प्रकाशीय घटनाओं को बताओ जो प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करती हैं। तो दो आपको ध्यान रखनी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव। तो देखिए बेटा, यहां से कितने अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे, एक तरंग प्रकृति वाला निकल के आ गया, एक कणीय प्रकृति वाला निकल के आ गया। तो ध्यान रखना, तरंग प्रकृति की जानकारी किसने दी? हाइगन ने। कणीय प्रकृति की जानकारी किसने दी? प्लांक ने। कौन सी घटनाएं तरंग प्रकृति की व्याख्या करती हैं? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। कौन सी घटनाएं कणीय प्रकृति की व्याख्या करती हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव। तो देखो, हाइगन ने तरंग प्रकृति बता दी, प्लांक ने उसकी टांग खींची, वरना तरंग नहीं, कौन सी होती है? कणीय प्रकृति। दोनों में लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई का फायदा उठाया तीसरे वैज्ञानिक ने। वो तीसरा वैज्ञानिक कौन? डी ब्रॉगली। अब देखिए ये क्या कहता है डी ब्रॉगली ने कहा भैया दोनों लड़ो मत, हाइगन तू भी मत लड़ और प्लांक तू भी मत लड़। अरे भैया, हाइगन तू कहता है कि तरंग प्रकृति होती है, प्लांक तू कहता है कणीय प्रकृति होती है। दोनों ही अपनी प्रकृति को सिद्ध करने के लिए उदाहरण भी दे रहे हैं कि सर ये घटना हमारी प्रकृति को समझाती हैं। तो ऐसा करो, लड़ो मत, ये कह दो कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब दोहरी। ये लो साहब, इसने एक सुझाव दे दिया, लड़ाई बंद करवा दी। तो ध्यान रखना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। डी फॉर द्वैत। तो द्वैत मतलब दोहरी प्रकृति के बारे में किसने बताया? डी ब्रॉगली ने। दोहरी प्रकृति में कौन कौन शामिल है? तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं कि दोहरी प्रकृति की जानकारी किसने दी? डी ब्रॉगली ने। प्रकाश की दोहरी प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति आती हैं? तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। अब देखो, यहां से एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनता है, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, ध्यान दें बेटा। अगर प्रकाश को तरंग माना जाए, क्या माना जाए? तरंग। तो तरंग के अनुसार इसके ऊर्जा E, ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू। ये क्या है? न्यू। ये क्या है? h। अब यहां h क्या है? h है प्लांक स्थिरांक। क्या है?
प्लांक स्थिरांक, इसकी वैल्यू भी ध्यान रखना, कई बार पूछी जा चुकी है। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.626 लगभग है ये, गुणा 10 की घात -34, और इसका मात्रक वो होता है जूल इंटू सेकेंड। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्लांक स्थिरांक का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, ये भी पूछा जा चुका है। प्लांक का मात्रक क्या होता है? प्लांक स्थिरांक का जूल इंटू सेकेंड होता है। अब देखिए, अब आता है न्यू। क्या है? क्या कहते हैं इसको? न्यू। ये है फोटोन की आवृत्ति। बताऊंगा ये आवृत्ति क्या होती है, अभी आप न्यूमेरिकल पोर्शन समझिए। तो अगर एक तरफ से तो हम निकाल सकते हैं कि भाई उस प्रकाशीय फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? एच न्यू। एच प्लांक स्थिरांक है, न्यू उसकी आवृत्ति है। दूसरी तरफ हम ऊर्जा को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊर्जा E बराबर होती है mc²। अगर कोई कण गति कर रहा है और उस गतिशील कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, तो उसकी ऊर्जा होती है E बराबर mc²। अब आप देखें, ये भी किसकी ऊर्जा है? प्रकाश की। ये भी किसकी ऊर्जा है? प्रकाश की। अरे है तो दोनों प्रकाश की। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये ऊर्जा ज्ञात कर लो, चाहे ये ऊर्जा ज्ञात कर लो, दोनों बराबर आएंगी क्योंकि दोनों प्रकाश की हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि एच न्यू बराबर किसके आ जाएगा? mc²। इज दैट क्लियर? यहां m क्या है? ये m यहां है उस प्रकाशीय फोटोन का द्रव्यमान। प्रकाशीय फोटोन का द्रव्यमान है साहब। ठीक है साहब, ये हो गया प्रकाशीय फोटोन का द्रव्यमान। अब आप जब ध्यान दें, आपको पता है न्यू बराबर होता है c/λ। ये लैम्बडा क्या है? लैम्बडा भी लिख देता हूं। लैम्बडा है फोटोन की तरंगदैर्ध्य। फोटोन की तरंगदैर्ध्य। अब देखिए आप, लैम्बडा की न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? c/λ। तो h c/λ बराबर आ गया आपका mc²। यहां से c से c कट गया, तो आप क्या आ गया? h/λ बराबर m इंटू सी। अब जरा देखें, ये क्या है? द्रव्यमान। ये क्या है? वेग। द्रव्यमान इंटू वेग क्या बन गया? संवेग। सो h/λ बराबर संवेग। संवेग को मैं यहां पर किससे दर्शा रहा हूं? p से। किसे दर्शा दिया मैंने बेटा? p से। तो आप जहां से देख सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन निकल के आ गया हमारे पास कि h/λ बराबर आ गया p की। तो यहां आप देखें, h तो कांस्टेंट है, h तो कांस्टेंट है, यानी कि जो संवेग है, संवेग p, वो व्युत्क्रमानुपाती आएगा किसके? लैम्डा। अर्थात यदि फोटोन की तरंगदैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? कम। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि फोटोन की तरंगदैर्ध्य को बढ़ाने पर उसके संवेग में क्या आती है? कमी आती है। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक प्रश्न जो कॉमन प्रश्न है, आपको पता भी होगा लेकिन बता देता हूं। अब यहां एक नई चीज बच रही है, वो है सी। क्या है? देखिए, सी है बेटा प्रकाश का वेग। ध्यान रखना, सी क्या होता है? प्रकाश का वेग। और ध्यान रखना बेटा, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है।
प्रकाश का वेग सर्वाधिक, और कितना होता है? c बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और मीटर में ना कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता, 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर घात 10 है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, और यदि घात 8 है तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। ध्यान रखना, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है? निर्वात में। सर निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब वो स्थान जहां वात यानी कि वायु नहीं है, कोई प्रकार का माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है, वहां पे प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। सर आप ये बात कहना चाहते हो कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक है, इसका मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, मतलब प्रकाश उस स्थान पे भी चल सकता है जहां माध्यम नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ी। ध्यान रखना, ध्वनि की तरंग में और प्रकाश की तरंग में यह महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? कि प्रकाश की तरंग निर्वात में भी गति कर सकती है, लेकिन ध्वनि की तरंग निर्वात में गति नहीं कर सकती। उसको संचरित होने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, ध्वनि की तरंग केवल और केवल माध्यम में ही गति करेगी, लेकिन प्रकाश की तरंग निर्वात और माध्यम सब में गति कर सकता है। लेकिन अब जरा ध्यान दे बेटा, क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो। मान के चलो ये 2 स्पेस मैंने आपको बना दिया, एक स्पेस ये है, ये तो पूरी तरीके से निर्वात है, यहां कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा ये मान के चलो। और दूसरा फिर ये एक स्पेस मैंने आपको ये बना दिया, मान के चलो यहां वायु है। देखना मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा। और तीसरा स्पेस मैंने आपको ये बना दिया, मान के चलो यहां क्या है? पानी है, जल है। अब देखो यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां वायु है, तो वायु में क्या होते हैं? गैस होती है, ये मैंने गैस के मॉलिक्यूल बना दिए। और यहां क्या होता है? वाटर, तो वाटर के भी अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं। अब जल के अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, वो मैंने जल के अणु पास पास बना दिए, ऐसे पूरे में फैले हुए सब। अब खुद आप मुझे आंसर देंगे, जरा देखना भाई। ये मैंने इसमें जल भरा हुआ है, इसमें हवा भरी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मान के चलो आपका प्रकाश यहां से चला रहा है, ये प्रकाश जा रहा है, सबसे पहले प्रकाश निर्वात में घुसा। अब मुझे बताओ, आप कहीं दौड़ते हुए जा रहे हो और वह खाली जगह पड़ी है, तो आप खाली जगह में दौड़ रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद एक मान के चलो खेत आ गया, उसमें मान के चलो कोई फसल उगी हुई है। फसल भी तय की है, मान के चलो आपने कोई भी फसल रख लेते हैं, जैसे गेहूं लगे हुए हैं, तो उस गेहूं के खेत में होकर गुजरना पड़ रहा है। फिर मान के चलो और आगे बढ़े, अब की बार गेहूं नहीं है और ज्यादा कोई घनी फसल उगी हुई है, तो आप बताओ आपकी जो स्पीड है वो कहां ज्यादा होगी? खाली जगह पर, या जहां पर कुछ अड़चन है, गेहूं उगे हुए हैं, या फिर ऐसे ज्यादा घनेरी फसल उगी हुई है? तो आप खुद सोच सकते हो, जहां कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, वहां आप आराम से स्पीड बना सकते हो। लेकिन अब आप ये देखो, यहां से प्रकाश चला, या खाली था, पूरी स्पीड से प्रकाश गुजरा, यहां तक पूरी स्पीड से आया, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं। लेकिन जैसे ही हवा में घुसा, अब यह हवा के कण इसके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। हवा के जो कण हैं वो उस प्रकाश के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो बताओ, इनकी वजह से वेग, प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में क्या होगा? कम होगा। तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग का होता है निर्वात में, उससे कम हवा में। अब देखो, अब फिर वो यहां घुसा, अब यहां पे देखो, यहां जो हवा के कण थे वो दूर दूर थे, तो रुकावट भी क्या हुई?
कम हुई, लेकिन पानी के कण पास पास हैं तो रुकावट भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और रुकावट ज्यादा करेंगे तो जल में प्रकाश का वेग वायु की तुलना में और कम हो जाएगा। और हम आगे बढ़े, मान के चलो यहां आपने एक ऐसी वस्तु ले ली जिसके कण और पास पास है, साहब ये लो ऐसे ऐसे ले लिया। अब जब ऐसी जगह से ये प्रकाश गुजरेगा तो आप बताओ वहां अवरोध रुकावट ज्यादा आएगी, और ज्यादा रुकावट आएगी तो प्रकाश का वेग और कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो माध्यम के कण जितने ज्यादा पास पास होंगे उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। और ध्यान रखना, ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होता है वो माध्यम विरल माध्यम कहलाते हैं, और जहां प्रकाश का वेग कम होता है वो सघन माध्यम होते हैं। अब देखो बेटा, निर्वात की तुलना में वायु कैसा है, सघन, और निर्वात कैसा है, विरल। लेकिन अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो अब बताओ ये कैसा हो जाएगा, विरल, और ये कैसा हो जाएगा, सघन। नहीं बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि सघन माध्यम इन दोनों में से विरल कौन सा है, वायु, सघन कौन सा है, जल, क्योंकि जल में प्रकाश का वेग वायु की तुलना में कम है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है वो सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है वो विरल माध्यम। और अगर मैं इन दोनों माध्यमों की तुलना करूं तो यहां अब ये विरल हो जाएगा और ये सघन हो जाएगा। तो अब आपको ये सघन और विरल माध्यम भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब इसी को एक चीज से और समझें। हम पढ़ा रहे थे आपको प्रकाश की प्रकृति। ध्यान दें, सर हमें यह बताइए कि यह प्रकाश आता कहां से है। ध्यान रखना, मुख्य रूप से पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारा कौन है, सूर्य। यह प्रकाश का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत। और इस सूर्य से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी पर आता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश की जो तरंगें हैं वो किस नेचर की होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अर्थात उसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। यह ध्यान रखना, वो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो ध्यान दे बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगें आप इस तरीके से समझें। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक होती है रेडियो तरंग। कौन सी होती है, रेडियो तरंग। एक होती है अवरक्त तरंग। कौन सी बेटा, रेडियो तरंग और अवरक्त तरंग। नहीं, यहां सूक्ष्म तरंग लिखो। कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंग। फिर लिखो आप अवरक्त तरंग। फिर लिखो आप दृश्य प्रकाश। फिर लिखो आप परावैगनी तरंग, किरणें, परावैगनी किरणें। फिर लिखो आप एक्स किरणें। रेडियो तरंग, फिर एक गामा किरणें,
और फिर लास्ट में कॉस्मिक किरण। ध्यान दें, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों में इतने प्रकार की तरंगें शामिल होती हैं। कौन कौन सी तरंगें? कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। ठीक है, याद करने के लिए आप इनको ऐसे कर सकते हैं। रेडियो तरंग मीन्स आर, माइक्रोवेव्स एम, माइक्रोवेव्स का एम ले लिया। इंफ्रारेड, अवरक्त को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड, इसको कह दिया मैंने आई। दृश्य प्रकाश विजुअल वी, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट यू, एक्स है ये, गामा किरणें गामा जी और कॉस्मिक सी। तो आप इनका पहला पहला लेटर क्रम से याद रखें, आर एम आई बी यू एक्स जी सी, आर एम आई बी यू एक्स जी सी। तो ये आप इस तरीके से इनको क्रम से याद रखें। अब देखो बेटा, ये मैंने इस तरीके से कैसे, ध्यान दें, इन सभी तरंगों में से आपको जो भाग आपकी आंखों से दिखाई देता है वो केवल ये है। कौन सा? दृश्य प्रकाश, ये वाला पार्ट। और इस पार्ट में आप पहले से जानते हो वो 7 कलर हैं। कौन कौन से हैं? वी, आई, बी, जी, बाई, ओ, आर। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये केवल ये जो 7 रंग हैं वो दृश्य प्रकाश में होते हैं। इस दृश्य प्रकाश को ही हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ध्यान रखना, केवल श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश में तो ये सारी तरंगें शामिल हैं, लेकिन हमें हमारी आंखों से केवल और केवल कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश का? दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश में कुल कितने रंग हैं? 7। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो आप कहोगे 7 रंग होते हैं। अब मैंने कहा इनको आप क्रम से याद रखना। क्यों क्रम से याद रखना? यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है, क्योंकि बेटा इस क्रम में आप जैसे जैसे इधर आते हो, इधर आने पर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। तो मैं तुमसे कहूं कौन सी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी? तो आप कहोगे रेडियो तरंग। किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? कॉस्मिक किरणों की। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कोई सी भी 2 तरंगें दे देते हैं कि निम्न में से, ऐसे 4-5 लिख दिया, निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है अवरक्त तरंग, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो आंसर क्या जाएगा? गामा किरणें। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना कि इन सभी में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य कॉस्मिक किरणों की है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की है। अब यहां पे आओ, इसी बात को यहां देखें दृश्य प्रकाश में। बताओ मैं कहूं दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी या परावैंगनी की? तो आप कहोगे दृश्य प्रकाश की। और दृश्य प्रकाश में भी ये 7 रंग हैं और मैं कह रहा हूं इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। तो बताओ किस रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी? लाल की ज्यादा होगी और बैंगनी की कम। और कई बार प्रश्न आ चुका है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास कितनी है? तरंग दैर्घ्य परास का मतलब दृश्य प्रकाश किस तरंग दैर्घ्य से आरंभ होता है और किस तरंग दैर्घ्य पर खत्म होता है। तो ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है बेटा?
3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। कभी कभी नैनोमीटर में पूछ लेते हैं, तो नैनोमीटर में कुछ नहीं है, एक 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। तो यह दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम या 380 नैनोमीटर से 7800 एंगस्ट्रॉम यानी 780 नैनोमीटर तक होती है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्रीन और इंडिगो में से किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, ग्रीन की, किसकी कम है, इंडिगो की। अब एक बात देखो, अभी अभी मैंने बताया है एक फॉर्मूला, E बराबर होता है H न्यू, और न्यू की जगह मैंने क्या लिखा था, E बराबर होता है H न्यू की जगह लिखा था C बटे लैम्डा। अब आप देखें H कांस्टेंट, C प्रकाश का वेग कांस्टेंट, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, E इक्वल आएगा, वो प्रोपोर्शनल आएगा 1 बटे लैम्डा। यह व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध ये बताता है कि यदि नीचे वाली चीज को आप बढ़ाते हो तो ऊपर वाली चीज क्या हो जाती है, कम। तो लैम्डा बढ़ने पर क्या, ऊर्जा क्या होगी, कम। और यहां पे आप देखो ऊर्जा और न्यू ये कैसी है, समानुपाती। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो न्यू यानी कि आवृत्ति भी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, इधर जाने पर देखो लैम्डा तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन ऊर्जा क्या होगी, कम, और आवृत्ति भी क्या होगी, कम। ध्यान रखना इस बात को। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कॉस्मिक किरणों से रेडियो तरंगों तक आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, ऊर्जा घटती है, आवृत्ति घटती है। तो अब आपसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कोई भी 2-4 तरंगें दे देंगे कॉम्बिनेशन में और पूछा जाएगा किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां एक लास्ट प्रश्न आज के वीडियो के लिए, कल हम यहीं से इस वीडियो को आगे आरंभ करेंगे। यहां लास्ट प्रश्न क्या है, एक बार एक कंपटीशन में एक बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था कि मानव की जो आंख है, मानव नेत्र सबसे ज्यादा प्रकाश के किस रंग के लिए शुभग्राही होता है। तो ध्यान रखना बेटा, मानव नेत्र सबसे ज्यादा हरे पीले, ये दोनों किस किस के लिए, हरा और पीला, इसके बीच हरे और पीले रंग के कॉम्बिनेशन से जो रंग बनेगा उस रंग के लिए सबसे ज्यादा शुभग्राही होता है। तो मानव नेत्र हरे पीले रंग के लिए, एक बार तो यह प्रश्न आ गया कि मानव नेत्र प्रकाश के किस रंग के लिए सर्वाधिक शुभग्राही होता है, तब तो आंसर गया हरा पीला। और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे बदलता प्रश्न आखिर आएंगे कहां से, प्रश्न वही है, केवल पूछने का तरीका बदलता जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, मानव नेत्र प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक शुभग्राही है। अब तरंगदैर्घ्य, अब हमें यह तो पता है सर 3800 से लेकर 7800 तक, लेकिन हमें हरे पीले की, तो ध्यान रखना इस हरे पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ध्यान रखना, मानव नेत्र 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सर्वाधिक शुभग्राही होता है। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा? अभी तक हमने टॉपिक में कोई हस्तक्षेप मतलब आगे नहीं बढ़े, हमने टॉपिक को सरफेस से छुआ है, और इसी सरफेस से आप देखेंगे अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन इस सरफेस से निकल के आए हैं, और हम क्या करते हैं इसमें डीपली पढ़ते चले जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमसे रह जाते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रकाश इसी लेवल से पढ़ाऊंगा और फिर डीपली पढ़ते चले जाएंगे। हमसे एक भी क्वेश्चन में आपसे दावा करता हूं कि पूरा लेक्चर हो जाने के बाद, पूरा प्रकाश हो जाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं रहेगा जिसे आप ना कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।